1986 में दुबई भाग जाने के बाद दाऊद दुबई से ही अंडरवर्ल्ड को चला रहा था। अब जो भी उसके खिलाफ होता उसे ही बेरहमी से मरवा दिया जाता। इस लिस्ट में रमा नायक, बाबू रेसिम जैसे हिंदू धर्म से आने वाले गैंगस्टर्स भी शामिल थे जो कभी दाऊद के लिए ही काम किया करते थे। इस पर गैंगस्टर अरुण गावली जो कभी दाऊद की गैंग में काम किया करता था, अब वो दाऊद से इसका बदला लेने की कसम खाता है और अपने साफ शूटर से बॉम्बे में मौजूद दाऊद के टॉप मैन सतीश राजे को मरवा देता है। राजे के मर्डर से दाऊद पूरी तरह से हिल जाता है और बदला लेने के लिए उसने छोटा राजन को दुबई से वापस बॉम्बे भेज दिया। अब राजन का काम सतीश राजे के मर्डर का बदला लेना और अरुण गावली को सबक सिखाना था। 13 दिन के अंदर अंदर डी कंपनी ने इतना बड़ा उसका बदला लिया जो अपने आप में मुंबई के अंडरवर्ल्ड के इतिहास में द हिस्ट्री ऑफ अंडरवर्ल्ड जब लिखी जाएगी और उसमें उस घटना का जिक्र जरूर आएगा और वो थे अशोक जोशी का मर्डर। राजेंद्र निखालजे उर्फ छोटा राजन सतारा के लोनार गांव का रहने वाला था और छोटी उम्र में ही स्कूल छोड़कर वो बॉम्बे आ जाता है। थोड़ा बड़ा होने पर छोटा राजन चैम्बूर के सहकार सिनेमा के बाहर टिकट ब्लैक करने का काम किया करता था। एक बार टिकट ब्लैक करने वालों पर पुलिस लाठी चार्ज कर देती है, लेकिन वहां से भागने की जगह पर छोटा राजन ने पुलिस की लाठी छीनी और उन्हीं को ही पीटना शुरू कर दिया और घायल कर दिया। इस घटना के बाद छोटा राजन अचानक से फेमस हो जाता है। सभी गैंगस्टर्स उसे अपनी अपनी गैंग में शामिल करने की फिराक में रहने लगे, लेकिन उसने राजन नायर यानी कि बड़ा राजन की गैंग को चुना। बड़े राजन ने छोटा राजन को अंडरवर्ल्ड का काम धंधा सिखाया और अपना सेकंड इन कमांड बना दिया। तो जिस तरह बड़ा राजन ने आमिर दादा का मर्डर प्लान किया था, बिल्कुल उसी तरह पठान गैंग ने ढोलकिया ब्रदर के साथ मिलकर बड़ा राजन का मर्डर प्लान किया। 1983 में बड़े राजन के मर्डर के बाद छोटा राजन ही बड़े राजन के बिजनेस और गैंग को कंट्रोल करने लग जाता है और मुंबई के अंडरवर्ल्ड में एक बड़ा नाम बन जाता है। छोटा राजन अपने बॉस के मर्डर को ऐसे ही नहीं जाने देना चाहता था, इसलिए वो बड़ा राजन के मर्डर मास्टरमाइंड अब्दुल कुंजू का पीछा तब तक नहीं छोड़ता जब तक कि वो उसे मार नहीं देता। दाऊद को भी छोटा राजन की ये जिद काफी इम्प्रेस करती है और वो उसे डी कंपनी ज्वाइन करने का ऑफर देता है। छोटा राजन को भी बड़े राजन के मर्डर के बाद प्रोटेक्शन चाहिए थी, इसलिए उसे दाऊद का साथ चाहिए था। इस तरह छोटा राजन अब दाऊद के साथ काम करने लग जाता है और ईस्ट मुंबई के तिलक नगर और घाटकोपर और चैम्बूर इलाकों में दाऊद गैंग की एक्टिविटीज को संभालने लगता है। दाऊद के दुबई जाने के बाद छोटा राजन धीरे धीरे मुंबई में दाऊद का राइट हैंड बन जाता है। दाऊद दुबई से ही डी कंपनी के कारोबार को मैनेज कर रहा था और छोटा राजन अब मुंबई में ग्राउंड पर उसके काम को मैनेज कर रहा था। इसलिए जब अरुण गावली ने दाऊद के टॉप मैन सतीश राजे को मरवा दिया, तब दाऊद ने छोटा राजन से बदला लेने के लिए कहा। इस तरह 3 दिसंबर 1988 के दिन दाऊद गैंग के करीब 15 लोगों की एक स्क्वाड ने अरुण गावली के मेंटर अशोक जोशी को मौत के घाट उतार दिया। इस स्क्वाड को छोटा राजन लीड कर रहा था। इसके बाद दाऊद और गावली गैंग के बीच ओपन वॉर शुरू हो जाता है, जिसमें दोनों तरफ के बहुत सारे लोगों की जान जाती है। अब अरुण गावली की गैंग दाऊद को चोट पहुंचाने के लिए इस बार उसके किसी करीबी को मारने का प्लान बनाती है और उनका टारगेट बनता है इब्राहिम पार्कर। इब्राहिम पार्कर दाऊद की छोटी बहन हसीना पार्कर का पति यानी दाऊद का जीजा था। दयानंद पुजारी नाम के गवली के शूटर पर हत्या के आरोप लगे, लेकिन वो हत्या के बाद फरार हो गया। हसीना पार्कर उस वक्त महज 30 साल की थी। इधर राजन के अंडर में दाऊद की गैंग बड़ी और मजबूत होती जा रही थी। उसके क्राइम सिंडिकेट में 5000 से ज्यादा मेंबर्स अब तक जुड़ चुके थे। राजन के चलते बहुत से हिंदू गैंगस्टर्स भी अब दाऊद की टीम का हिस्सा थे और उसने गैंग को बहुत ऑर्गेनाइज कर दिया था। इसके साथ ही राजन ने इंडिया के बाहर की गैंग्स जैसे कि कराची की मुहाजिर माफिया और टर्किश साइप्रस अंडरवर्ल्ड से भी हाथ मिला लिया था। उन दिनों दाऊद की गैंग गोल्ड स्मगलिंग, रियल एस्टेट और एक्सटॉर्शन और ड्रग माफिकिंग जैसे क्राइम कर रही थी। लेकिन दूसरी तरफ राजन की बढ़ती ताकत से दाऊद की गैंग के दूसरे लोग उससे चलने लगे थे और टाइम टू टाइम राजन के खिलाफ दाऊद के कान भी भरने की कोशिश करते। खासकर सौत्या, शकील और सेट्टी राजन पर दाऊद के जीजा के मर्डर का बदला नहीं लेने का आरोप लगाते हैं। शकील जो है उसको चूंकि हमेशा से इस बात की परेशानी रहती थी कि उसके मुकाबले दाऊद जो है वो राजन को ज़्यादा वेटेज देते हैं, तो उन्होंने दाऊद को जाकर के कहा कि ये कर नहीं पाएगा क्योंकि वो सब हिंदू लोग हैं या ये है वो है, वो जानबूझ करके काम खराब कर रहा है, ये सब वो सब। आने वाले दिनों में सौत्या और शकील दाऊद के जीजा इब्राहिम पार्कर के मर्डर के आरोपियों की हत्या करके दाऊद के करीब आ जाते हैं। छोटा राजन को भी इस चीज़ से बड़ा दुख हुआ था कि जिस तरीके से ये कांड हुआ है, उसने हल्का सा प्रोटेस्ट भी दाऊद के सामने दिखाया था, लेकिन दाऊद ने उसके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं दिया, ऐसा बताया जाता है। इधर 90s के दिनों में इंडिया में एक बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रही थी। 6 दिसंबर 1992 के दिन हिंदू चरमपंथियों ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद को ढहा दिया। इस इंसिडेंट के बाद देश में कई जगह पर दंगे शुरू हो जाते हैं, जिसमें बॉम्बे भी शामिल था। Ripples of the demolition of the Babri Masjid were felt most brutally perhaps in Mumbai,
The city was deeply fractured along communal lines, the impact of which is still evident. इन दंगों में हिंदू मुस्लिम दोनों की जानें जाती हैं, लेकिन ज्यादा जान माल का नुकसान मुस्लिम्स को झेलना पड़ा। माना जाता है कि पुलिस ने दंगों के दौरान अपनी आंखें बंद कर ली थी, जिससे मुस्लिम युवाओं में काफी गुस्सा था। अभी तक मुंबई अंडरवर्ल्ड की गैंग्स में हिंदू मुस्लिम दोनों हुआ करते थे, लेकिन आगे की घटनाएं अंडरवर्ल्ड गैंग्स के बीच भी दरार का कारण बनती हैं। भारत में बढ़ रही कम्युनल पॉलिटिक्स पाकिस्तान की आईएसआई के लिए एकदम बिल्कुल सही मौका थी। आईएसआई हमेशा से भारत में आतंकवाद के बीज बोना चाहती थी। आईएसआई ने दाऊद इब्राहिम, अनीस इब्राहिम, मोहम्मद दौसा, टाइगर मेमन, ताहिर मर्चेंट और दूसरे मुस्लिम डॉन्स की एक मीटिंग बुलाई। आईएसआई चाहती थी कि बाबरी मस्जिद का बदला लेने के लिए इंडिया पर अटैक किया जाए, लेकिन वो डायरेक्टली ऐसा नहीं कर सकती थी। इसलिए मोहम्मद दौसा और टाइगर मेमन को इस काम के लिए चुना जाता है। टाइगर मेमन मुंबई का एक स्मगलर था, जिसे मुस्लिम लड़कों को रिक्रूट करने के लिए और उन्हें पाकिस्तान भेजकर एक्सप्लोसिव हैंडल करने की ट्रेनिंग कराने का काम सौंपा जाता है। एक न्यूज रिपोर्ट बताती है कि आईएसआई ने पहले दाऊद को मुसलमानों के साथ हो रही नाइंसाफी के नाम पर इमोशनली मैनिपुलेट करने की कोशिश की, लेकिन दाऊद इससे ज्यादा कन्विंस नहीं हुआ था। आईएसआई के लिए दाऊद के बिना इंडिया में बड़े लेवल पर बॉम्ब ब्लास्ट करना पॉसिबल ही नहीं था। इसलिए आईएसआई ने शर्त रखी कि दाऊद आईएसआई के शिपिंग रूट्स का इस्तेमाल अपने बिजनेस के लिए तभी कर सकता है जब वो आईएसआई की मदद करेगा, यानी जब वो भारत में हथियार और एक्सप्लोसिव्स ट्रांसपोर्ट करने को राजी हो जाएगा, तभी आईएसआई उसे अपने शिपिंग मार्गों का इस्तेमाल करने देगी। इस बार बात दाऊद के बिजनेस पर थी, इसलिए दाऊद आईएसआई के प्लान को सपोर्ट करने के लिए तैयार हो जाता है, ऐसा न्यूज रिपोर्ट का दावा है। न्यूज रिपोर्ट्स के मुताबिक जनवरी 1993 में दाऊद की मदद से 30 यंग मुस्लिम लड़कों को ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान भेज दिया जाता है, जहां उन्हें गन चलाना और आरडीएक्स से बम बनाना सिखाया जा रहा था। इधर दाऊद की मदद से टाइगर मेमन 8 टन आरडीएक्स, हजारों ग्रेनेड और क्लाशनिकोव राइफल्स को महाराष्ट्र के रायगढ़ कोस्ट से होते हुए बॉम्बे में स्मगल कर देता है। इस तरह मुंबई पर अटैक की पूरी तैयारी हो चुकी थी। फाइनली 12 मार्च 1993 के दिन मुंबई में एक के बाद एक बम धमाके होते हैं, जिनमें करीब 257 लोग मारे जाते हैं और 1000 से ज्यादा लोग घायल होते हैं। यह हमला दुनिया भर में किसी भी शहर पर हुआ अब तक का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला था। पुलिस की इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में हमले के पीछे कई नाम सामने आए। इनमें पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई, टाइगर मेमन और दाऊद इब्राहिम के नाम सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट थे, लेकिन इंडियन मीडिया और आम लोगों की नजर में दाऊद ही दोषी था। अब दाऊद को अखबारों में देशद्रोही लिखा जा रहा था। हालांकि दाऊद की गैंग के हिंदू मेंबर्स को अभी भी लगता था कि इस अटैक में दाऊद का कोई हाथ नहीं है। 1993 ब्लास्ट के बाद जब सब लोग दाऊद को जिम्मेदार ठहराने लगे थे, तब छोटा राजन ने दाऊद को इंडिया में डिफेंड करने की पूरी कोशिश की। हालांकि छोटा राजन के अंदर ही अंदर एक अलग कहानी चल रही थी। छोटा राजन अब दाऊद गैंग में खुद को साइड लाइन हुआ महसूस कर रहा था, क्योंकि दाऊद की गैंग में छोटा शकील की पोजीशन पहले से बहुत ज्यादा मजबूत होती जा रही थी, जिसका सीधा असर छोटा राजन की इंपोर्टेंस पर हो रहा था। यहाँ बताना जरूरी है कि ये दाऊद पर बनाई हमारी सीरीज का दूसरा एपिसोड है। इससे पहले के एपिसोड यानी कि फर्स्ट को आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। इसमें हमने बताया है कि कैसे दाऊद इतना बड़ा गैंगस्टर बना और क्यों उसे मुंबई से दुबई भागना पड़ता है। अब वापस अपनी कहानी पर लौटते हैं। जिन दिनों बॉम्बे ब्लास्ट की प्लानिंग के लिए मीटिंग हो रही थी, उनमें से किसी भी मीटिंग में छोटा राजन को इनवाइट नहीं किया गया था, जबकि छोटा शकील सभी मीटिंग्स में दाऊद के साथ मौजूद था। इन सबके बीच दुबई में रहते हुए ही छोटा राजन को पता चलता है कि दाऊद की गैंग के कुछ लोग उसका मर्डर करने का प्लान कर रहे हैं। तो छोटा राजन दुबई से भागकर मलेशिया के कुआलालंपुर शहर में चला जाता है। ये 1994 की बात है। राजन के साथ दाऊद की गैंग के कुछ खास मेंबर्स भी उसके साथ चले आते हैं। छोटा राजन ने पब्लिकली अनाउंस किया कि दाऊद गद्दार है और उसने दाऊद गैंग को छोड़ दिया है। जब छोटा राजन दाऊद से अलग हुआ, तब छोटा राजन के पास अच्छे शूटर हुआ करते थे और राजन की ताकत दाऊद से टक्कर लेने वाले एक बड़े डॉन की थी। डी कंपनी से हटने के बाद छोटा राजन ने साधु सेट्टी, जसपाल सिंह, मोहन कोडियान जैसे हिंदू कम्युनिटी के गैंगस्टर्स को मिलाकर एक नया गैंग बना लिया। छोटा राजन ने अपनी गैंग को एक्सपेंड करने के लिए और उसे इन्फ्लुएंस करने के लिए स्ट्रेटेजिकली हिंदुइज्म को यूज किया और मुस्लिम अंडरवर्ल्ड के खिलाफ खुद को हिंदू अंडरवर्ल्ड की तरह प्रमोट किया। क्यों आप उनको सबक सिखाना चाहते थे जो ब्लास्ट से जुड़े हुए लोग? बिल्कुल, हमारे देश पर इस तरह की गद्दारी करेगी, इसे इनोसेंट लोगों को मारेगी, तो कोई तो होना चाहिए उनको। क्या आपको भरोसा नहीं था कि हिंदुस्तान का कानून इतना सशक्त है कि वो उनको पकड़ लेगा? नहीं है। छोटा राजन से पहले विनोद कुमार शर्मा चेयरमैन और अरुण गावली भी डी कंपनी के डोमिनेंस को खत्म करने में लगे हुए थे, लेकिन अरुण गावली को जेल हो जाने के बाद दाऊद की गैंग को छोटा राजन से ही ज्यादा टक्कर मिल रही थी। खुद की एक पैट्रियोटिक डॉन की तरह रेपुटेशन बनाने के लिए छोटा राजन ने घोषणा की कि वो 1993 बॉम्बे बॉम्बिंग्स की साजिश रचने वालों को मारकर ही दम लेगा। छोटा राजन ने तो साफ तौर पर बोल दिया था 93 ब्लास्ट के बाद कि मैं दाऊद से अलग हो रहा हूँ, दाऊद ने जो किया वो गलत किया है
और मैं दाऊद के एक एक लोगों को मारूंगा, छोड़ूंगा नहीं। और वही किया। अब छोटा राजन इंडिया की खुफिया एजेंसियों के साथ मिलकर दाऊद के ऑपरेशंस, कनेक्शंस और डी कंपनी की जरूरी जानकारी को भी शेयर करने लग जाता है, जिससे दाऊद को ट्रैक करना और काउंटर करना अब पहले से बहुत ज्यादा आसान हो चुका था। यहाँ से छोटा राजन और दाऊद के बीच लंबी गैंगवार शुरू हो जाती है, जिसमें कई नामचीन लोग मारे जाते हैं। ऐसी गैंगवार पूरे देश में पहले कभी भी नहीं देखी गई थी और ना ही पहले कभी सुनी गई थी। 1994 में राजन ने दाऊद के फेवरेट फिल्लू खान उर्फ बख्तियार अहमद खान को बैंकॉक के एक होटल में धोखे से बुला लिया और टॉर्चर करके मौत के घाट उतार दिया। अब दाऊद भी छोटा राजन को निपटाने के लिए पूरी तरह से पीछे पड़ जाता है। हालांकि छोटा राजन दाऊद के हाथ नहीं लगता। इधर 1993 के मुंबई अटैक मामले के बाद दाऊद की डी कंपनी चारों ओर से निशाने पर आ चुकी थी, इसलिए दाऊद ने दुबई को ही अपना परमानेंट अड्डा बना लिया। शुरुआत में दाऊद को दुबई के शाही परिवार से संबंध रखने वाली शेख सागर बिन अब्दुल्ला हमिल अल गजनी ने दाऊद के वीजा का इंतजाम किया, लेकिन इंडिया और यूएई के बीच अपराधियों को वापस करने की ट्रीटी होने के कारण दाऊद खुद को लंबे समय तक बचाकर नहीं रख सकता था। दूसरी तरफ पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई भी समझ चुकी थी कि दुबई लंबे वक्त तक इंडिया के प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाएगा, इसलिए दाऊद और उसके करीबियों को दुबई से पाकिस्तान यानी कि कराची शिफ्ट करने का प्लान शुरू हो जाता है। ऊपर से छोटा राजन के विद्रोह के बाद दाऊद को अब पहले से ज्यादा खतरा था, क्योंकि राजन दाऊद के बिजनेस और उसके बाकी सभी रूट्स को और डिटेल्स को जानता था। इसलिए दुबई के बाद अब डी कंपनी का नया हेडक्वार्टर बनता है कराची यानी कि पाकिस्तान, जहां दाऊद को सेफ रखा जा सकता था। दाऊद की सिक्योरिटी आईएसआई के रिटायर्ड एंड सर्विंग ऑफिसर्स ने मेंटेन की। ऐसा माना जाता है कि इसके बदले डी कंपनी ने मुंबई में पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का काम किया और इंडियन खुफिया एजेंसी यानी कि रॉ के एजेंट्स को आइडेंटिफाई करने में पाकिस्तान की मदद की। इधर 90s के दशक में कभी इंडिया वापस लाए जाने को लेकर तो कभी छोटा राजन से गैंगवार के चलते दाऊद के नाम की चर्चा इंडियन मीडिया में होती रही। इसके साथ ही क्रिकेट स्टेडियम से लीक हुई उसकी तस्वीरों और बॉलीवुड हीरोइन से लिंक अप्स की खबरों के नाम पर भी मीडिया में दाऊद को खूब चलाया जाता रहा। ये तस्वीरें हैं साल 1990 में डॉन की महफिल की। इन तस्वीरों में डॉन का पूरा कुनबा नजर आता है। दरअसल 80s और 90s के दशक में दाऊद की डी कंपनी का बॉलीवुड में सीधा दखल था। बॉलीवुड से जुड़े लोगों को धमकियां मिलना, उनसे जबरन वसूली करना और मर्डर आम बात हो चुकी थी। ये उन दिनों की बात है जब बॉलीवुड को इंडस्ट्री का दर्जा नहीं मिला था, इसलिए फिल्मों को फाइनेंस करने के लिए फिल्म प्रोड्यूसर्स अंडरवर्ल्ड से हाई इंटरेस्ट रेट पर पैसा लेते थे। ये अंडरवर्ल्ड के लिए भी फायदे का सौदा था, क्योंकि फिल्म रिलीज के बाद उनका पैसा ब्लैक से व्हाइट मनी में कन्वर्ट हो जाता था। इसलिए जैसे जैसे इंडिया में बॉलीवुड बढ़ रहा था, वैसे वैसे दाऊद को भी इसमें अपना पोटेंशियल बिजनेस नजर आ रहा था। इसलिए दाऊद गैंग के लोग भी अब बॉलीवुड से एक्सटॉर्शन करने लग जाते हैं। अबू सलेम जो धीरे धीरे डी कंपनी में अपनी जगह सिक्योर कर रहा था, वो इस काम में सबसे आगे रहने लगा। अबू सलेम यूपी के आजमगढ़ जिले का रहने वाला था। उसके पिता अब्दुल कयूम अब्दुल हाफिज अंसारी एक रेस्पेक्टेबल लॉयर थे और अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते थे, लेकिन पिता की मौत के बाद उसकी मां जन्नतुन निसा बीड़ी बनाकर घर का खर्चा चलाने लग जाती है। अब सलेम भी 9वीं के बाद पढ़ाई छोड़कर काम ढूंढने के लिए लग जाता है और कुछ दिन दिल्ली में काम करने के बाद वो मुंबई चला आता है। 1989 के आसपास अबू सलेम दाऊद के भाई अनीस इब्राहिम के कॉन्टेक्ट में आ जाता है और दाऊद गैंग का हिस्सा बन जाता है। शुरुआती दिनों में अबू सलेम दाऊद गैंग के छोटे मोटे काम किया करता था, लेकिन धीरे धीरे वो दाऊद के भाई अनीस का सबसे खास आदमी बन जाता है। 1993 के दंगों के बाद अनीस इब्राहिम अबू सलीम को पहला बड़ा काम सौंपता है और ये काम था फिल्म एक्टर संजय दत्त के घर पर AK-47 और ग्रेनेड्स डिलीवर करने का। अबू सलीम के लिए भी संजय दत्त से मिलना सपने से कम नहीं था। अंडरवर्ल्ड और संजय दत्त के कनेक्शन के बारे में हमने संजय दत्त पर बनाई हमारी सीरीज में डिटेल में डिस्कस किया है। इन वीडियोज को आप हमारे चैनल श्याम मीरा सिंह पर भी सर्च करके देख सकते हैं। अबू सलीम ने अनीस इब्राहिम से सीखा था कि उनका धंधा डर पर चलता है, जितना लोग डरेंगे उतना ही वो पैसा कमाएंगे। इसलिए अबू सलीम ने अपने होम टाउन आजमगढ़ से बेरोजगार लड़कों को बॉम्बे बुलाना शुरू कर दिया। ये बेरोजगार लड़के चंद हजार रुपयों के लिए किसी का भी मर्डर कर सकते थे। इस तरह अबू सलीम का पहला विक्टिम बनता है बिल्डर प्रदीप जैन। 1995 में अबू सलीम के लड़के प्रदीप जैन की उसके घर के बाहर ही गोली मारकर हत्या कर देते हैं। प्रदीप जैन बॉम्बे के बड़े बिल्डर्स में से एक था, इसलिए उसकी हत्या के साथ ही अबू सलीम ने मुंबई क्राइम वर्ल्ड में खुद को एस्टेब्लिश कर लिया। इसलिए अब उसका अगला टारगेट था बिल्डर ओम प्रकाश कुकरेजा। कुकरेजा को छोटा राजन का करीबी भी माना जाता था, लेकिन 18 सितंबर 1995 के दिन अबू सलीम ने बिल्डर ओम प्रकाश कुकरेजा को भी मौत के घाट उतार दिया। अब छोटा राजन भी कुकरेजा की मौत का बदला लेने के लिए ईस्ट वेस्ट एयरलाइंस के मालिक थाकियुद्दीन वाहिद की हत्या करवा देता है। 2 महीने के अंदर 2 हाई प्रोफाइल मर्डर्स के कारण मुंबई पुलिस की इज्जत दांव पर थी। ऊपर से अबू सलीम ने बॉलीवुड में जबरन वसूली का काम इतने बड़े लेवल पर चला रखा था कि वो जल्दी ही दाऊद की डी कंपनी में सेकंड इन कमांड बन जाता है। अबू सलीम की धमकियां खोखली नहीं होती थी। अबू सलीम
ने टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार को भी जबरन वसूली के लिए कॉल्स की थी और बाद में 12 अगस्त 1997 के दिन गुलशन कुमार की हत्या भी कर दी थी, जिसमें अबू सलेम का नाम आया था। गुलशन कुमार की हत्या पर हम पहले ही एक डिटेल्ड वीडियो बना चुके हैं, जिसे आप हमारे चैनल पर सर्च करके देख सकते हैं। दाऊद के दुबई जाने के बाद भी मुंबई में डी कंपनी का खौफ इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि बॉलीवुड के लोग फोन की रिंग से डरने लगे थे। गुलशन कुमार के बाद प्रोड्यूसर राजीव राय पर जानलेवा हमला और मनीषा कोइराला के सेक्रेटरी अजीत दीवानी की हत्या का आरोप भी डी कंपनी और अबू सलेम पर था। लेकिन अबू सलेम एक्सटॉर्शन से होने वाली कमाई में से जो उसे शेयर दिया जाता था उससे खुश नहीं था। इसके अलावा और भी फाइनेंशियल डिस्प्यूट्स के चलते साल 1998 और 99 में अबू सलेम दाऊद की डी कंपनी से अलग हो जाता है और अपने खुद के नाम से एक्सटॉर्शन गैंग चलाने लगता है। अबू सलेम का ये फैसला दाऊद की गैंग से सीधी लड़ाई था। अब उसकी खुद की जान को भी खतरा था, इसलिए वो एक के बाद एक देश बदलता रहता है और आखिरकार 2002 में अबू सलेम को लिस्बन से अरेस्ट कर लिया जाता है। अबू सलेम को भी उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, साथ में 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इधर दाऊद सीधे तौर पर एक्सटॉर्शन के काम में उतना इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज को लेकर उसका फैसिनेशन कम नहीं हुआ। दुबई में होने वाली लेविश पार्टीज में दाऊद के पसंदीदा बॉलीवुड स्टार्स को बुलाया जाता था। ऐसी ही एक पार्टी में दाऊद की मुलाकात राम तेरी गंगा मैली हो गई फिल्म की हीरोइन मंदाकिनी से होती है। उन दिनों मंदाकिनी का क्रेज देखने वाला था, इसलिए दाऊद भी मंदाकिनी की नीली आंखों का फैन हो जाता है। 1994 में शारजहां के क्रिकेट स्टेडियम से दाऊद और मंदाकिनी की फोटोज बाहर आती हैं। हालांकि मंदाकिनी ने दाऊद से अफेयर की बात कभी भी नहीं मानी, लेकिन इन चर्चाओं से मंदाकिनी के करियर को बहुत नुकसान पहुंचता है, खासकर बम्बई धमाकों में दाऊद का नाम सामने आने के बाद। The arrest made by the police threw the spotlight on Bombay's underworld mafia, whose gangs are involved in extortion, kidnapping, foreign exchange racketeering and the smuggling of drugs and arms from Pakistan and Afghanistan. इससे धीरे धीरे मंदाकिनी को काम मिलना बंद हो जाता है। मंदाकिनी की तरह ही दाऊद इब्राहिम का नाम ब्यूटी पेजेंट कंटेस्टेंट अनीता अयूब से भी जुड़ता है। अनीता पाकिस्तानी नागरिक थी और बॉलीवुड में अपना लक ट्राई करने के लिए इंडिया आई हुई थी। इसी अनीता अयूब को अपनी मूवी में कास्ट न करने की वजह से दाऊद इब्राहिम ने प्रोड्यूसर जावेद सिद्दीकी का मर्डर तक करवा दिया। हालांकि ये अफेयर भी ज्यादा दिन तक नहीं चलता है। इधर दाऊद अभी भी छोटा राजन से बदला लेना चाहता था। इसी बीच साल 2000 में दाऊद को खबर लगती है कि छोटा राजन बैंकॉक के एक होटल रूम में रुका हुआ है। दाऊद के कहने पर छोटा शकील और उसकी गैंग छोटा राजन पर हमला करती है, लेकिन छोटा राजन इस हमले में भी बच जाता है। जिस कमरे में, जिस बेडरूम में छोटा राजन रह रहा था, उस में अंदर से बंद था, तो इन्होंने उसमें खूब फायरिंग की। बाद में दरवाजा तोड़ा तो अंदर थोड़ा बहुत ब्लड मिला, तो उसके बाद छोटा राजन क्योंकि कूद गया था, ये लोग नीचे गए और इन्होंने जाके देखा कि काफी 5वीं मंजिल 4थी मंजिल पे थे, वहां से कूदा था वो, तो इनको लगा कि वो भाग गया। हालांकि छोटा शकील के लोग राजन के हिटमैन रोहित वर्मा और उसकी वाइफ को मारने में कामयाब रहते हैं। आपके ऊपर दाऊद ने इतना बड़ा हमला कराया, सब जानते हैं कि वो आपकी जान के पीछे है, क्या आपको उससे बदला लेने का मन नहीं करता? बिल्कुल बिल्कुल, बदला लेने का मन करता है और भगवान ने चाहा तो जरूर बदला लूंगा। अब छोटा राजन दाऊद के साथ ही छोटा शकील और शरद शेट्टी जैसे लोगों को टारगेट बनाने का प्लान करता है। सबसे पहले छोटा राजन ने दाऊद के एसोसिएट्स विनोद शेट्टी और सुनील सोन्स को निपटाया। इसके बाद साल 2003 में दाऊद के चीफ फाइनेंस मैनेजर शरद शेट्टी को दुबई के इंडिया क्लब में मरवा दिया। इस तरह छोटा राजन ने दाऊद को लगातार बड़े घाव दिए। शरद शेट्टी पर हमला करवाता है, जिसमें शरद शेट्टी के सिर में और पीठ में कई गोलियां मारी जाती है और उसकी मौत हो जाती है। इधर 13 दिसंबर 2001 को इंडियन पार्लियामेंट पर एक आतंकी हमला होता है। इस हमले में दिल्ली पुलिस के 6 जवान और 2 पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी सर्विस के जवान और 1 गार्डनर की मौत हो जाती है। वहीं काउंटर फायरिंग में 5 मिलिटेंट भी मारे जाते हैं। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की रिपोर्ट बताती है कि इस हमले की प्लानिंग पाकिस्तानी बेस्ड टेरर ग्रुप जैश ए मोहम्मद ने की थी और जैश ए मोहम्मद को दाऊद से फंडिंग मिल रही थी। 2008 के मुंबई अटैक में भी दाऊद के शामिल होने के आरोप लगे, जिसमें 10 आतंकवादियों ने 166 से ज्यादा लोगों की हत्याएं कर दी थी और लगभग 300 लोग घायल हुए थे। इस अटैक के पीछे लश्कर ए तैयबा का हाथ माना जाता है, लेकिन ऑपरेशन के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट दाऊद की डी कंपनी ने दिया था, ऐसी बातें सामने आई थी। Dawood Ibrahim was directly involved in the Mumbai terror attack and that his network was used by the terrorists to carry out the multiple attacks. माना जाता है कि मुंबई हमले से पहले की रेकी में भी दाऊद इब्राहिम के मुंबई नेटवर्क ने लश्कर ए तैयबा की मदद की थी। 2001 में जब अलकायदा ने अमेरिका पर 9/11 का हमला किया, तब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने एक रिपोर्ट जारी की और बताया कि कैसे दाऊद अलकायदा से जुड़े दूसरे ग्रुप्स जैसे कि लश्कर ए तैयबा को भी फाइनेंशियल सपोर्ट देता है। इस तरह धीरे धीरे दाऊद का कद दुनिया के आतंकी संगठनों में बड़ा होता जा रहा था। सोने की तस्करी से लेकर आतंकवादियों को आरडीएक्स सप्लाई का धंधा बेखौफ किया है। आज तक के हाथ लगी भारत की खुफिया एजेंसी ड्रॉ की रिपोर्ट में उस नेटवर्क का खुलासा है
जिसके बूते पर आज दाऊद दुनिया के 10 मोस्ट वांटेड की फहरिस्त में नंबर 3 पर नामजद है। जब अमेरिका के 9/11 हमले के बाद ओसामा बिन लादेन को अमेरिकी सेना से भागकर छिपने की जरूरत पड़ी तो उसने भी दाऊद से ही मदद मांगी। का कहना है कि दाऊद इब्राहिम न सिर्फ ISI के लिए मुखबिरी कर रहा है, बल्कि ऐसी भी खबर है कि अलकायदा और तालिबान के फरार आतंकवादियों के बारे में भी उसे पुख्ता जानकारी है, जो वक्त बेवक्त CIA तक पहुंच रही है। ये दाऊद ही था जिसने ओसामा बिन लादेन की पाकिस्तान में छुपने में मदद की थी। 2003 में यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने अलकायदा से लिंक के चलते दाऊद इब्राहिम को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया। अगर एक अमेरिकी अखबार में छपी खबर पर यकीन करें तो अमेरिका ने दाऊद को अपने सबसे अहम दुश्मनों की लिस्ट में डाल लिया है और अब अमेरिका ने बेहद तेजी के साथ दाऊद की मौत का सामान तैयार करना शुरू कर दिया है। 2015 में फोर्ब्स ने दाऊद की कुल संपत्ति का एस्टिमेट 6.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर लगाया था। अगर $1 84 रुपए का माना जाए तो दाऊद की एस्टिमेट संपत्ति 56,280 करोड़ रुपए पर पहुंचती है 2015 में। दाऊद ने ये संपत्ति ड्रग ट्रैफिकिंग, स्मगलिंग, एक्सटॉर्शन, मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला, रियल एस्टेट, बॉलीवुड फिल्मों में फाइनेंस और क्रिकेट में सट्टेबाजी करके कमाई थी। दाऊद को कई देशों में चलने वाले उसके क्राइम सिंडिकेट और पाकिस्तान की ISI से मिलने वाली बैकिंग काफी पावरफुल बनाती है। यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेस की रिपोर्ट दावा करती है कि दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी का पाकिस्तान की ISI से मजबूत संबंध है। दोनों के बीच ये पार्टनरशिप 1993 मुंबई सीरियल ब्लास्ट के वक्त शुरू हुई थी, जो आज भी बरकरार है। इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला था कि इसके ISI से कभी लिंक्स हैं, क्योंकि कुछ लोग जो बाद में पकड़े भी गए उन्होंने ही बताया कि ISI से दाऊद के काफी क्लोज लिंक्स हैं। दाऊद ISI को फाइनेंशियल सपोर्ट देता है, जिसके बदले में ISI ने न सिर्फ दाऊद को पाकिस्तान में पनाह दी बल्कि कराची से उसके लीगल इलीगल कारोबार को बढ़ाने में भी पूरा सपोर्ट किया और इस तरह बॉम्बे का गोल्ड मैन कराची का किंग बन गया। हिंदुस्तान के सबसे बड़े गुनहगार और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम वर्ल्ड के मोस्ट वांटेड डॉन दाऊद इब्राहिम तो ग्लोबल टेररिस्ट है, दुनिया का माना हुआ टेररिस्ट है, आतंकवादी है। 2001 में न्यूज़लैंड मैगजीन में पब्लिश हुई पाकिस्तानी जर्नलिस्ट गुलाम हसनैन की कवर स्टोरी से कराची में दाऊद की शानदार जिंदगी का अंदाजा लगाया जा सकता है। हसनैन लिखते हैं कि दाऊद कराची में हजारों स्क्वायर यार्ड में फैले आलीशान घर में एक राजा की तरह रहता है। इस घर में एक स्विमिंग पूल है, टेनिस कोर्ट है, स्नूकर रूम है और एक हाई टेक जिम भी है। वो डिजाइनर कपड़े जैसे साविल रो के सूट, पैटेक फिलिप और कार्टियर की डायमंड स्टडीड वॉचेज पहनता है और मर्सिडीज के टॉप मॉडल्स को ड्राइव करता है। उसकी गाड़ी बॉम्ब प्रूफ है और वो जब चलता है तो पाकिस्तानी रेंजर्स की टीम उसे एस्कॉर्ट करती है। उसकी सिक्योरिटी ऐसी है कि पाकिस्तानी प्रेसिडेंट को भी शर्मा जाए। हालांकि पाकिस्तान ने ये कभी एक्सेप्ट नहीं किया कि दाऊद पाकिस्तान में ही रहता है। दाऊद ने अपनी बेटियों की शादी भी पाकिस्तानी मूल के परिवारों में की है। जैसे दाऊद की बेटी महारुख इब्राहिम की शादी पाकिस्तानी क्रिकेटर जावेद मियांदाद के बेटे जुनैद मियांदाद से हुई है, जबकि उसकी दूसरी बेटी महरीन की शादी पाकिस्तानी अमेरिकी अयूब से हुई है। दाऊद का इकलौता बेटा मोइन भी पाकिस्तान के कराची में रहता है और वहाँ की एक मस्जिद में पढ़ाता है। अंडरवर्ल्ड दाऊद इब्राहिम का तीसरा बेटा मोइन मौलाना बन चुका है और कराची की एक मस्जिद से जुड़ा हुआ है। इतने सालों के बाद भी दाऊद इब्राहिम आज तक इंडिया के हाथ नहीं लग सका। प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपने भाषणों में दाऊद को काफी भुनाया और कई बार भाषणों में कहा कि अगर वे सरकार में आएंगे तो वे दाऊद को इंडिया लेकर आएंगे। ये बात है कि ये सारे काम अखबार के माध्यम से होते हैं क्या? ये चीजें अखबार में करने की है क्या? बिन लादेन के साथ अमेरिका ने प्रेस नोट लेकर के काम किया क्या? अमेरिका ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी क्या कि अब हम गए हैं, हम 6 तारीख को जाएंगे, लादेन को लाएंगे, ऐसा किया? लेकिन दाऊद आज भी इंडिया के हाथ नहीं लग सका, सिवाय धुरंधर मूवी के, जिसमें मोदी को मसीहा की तरह दिखाया गया और ऐसे भी दिखाया गया जैसे दाऊद इब्राहिम मोदी सरकार के आने के बाद से कितना डरा हुआ है। अंडरवर्ल्ड और गैंगस्टर्स के ऊपर हमने पहले भी डिटेल्ड वीडियोज बनाई हैं, आप हमारे चैनल पर उन्हें देख सकते हैं। आने वाले टाइम में अगर वक्त मिला तो छोटा शकील, अरुण गावली और छोटा राजन पर भी अलग से डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी इन डेप्थ वीडियोज आपसे मिस ना हो। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।